नमस्कार दोस्तों और भविष्य के सिविल सर्वेंट्स। आज तारीख है 30 जनवरी 2026, 30 जनवरी 2026। आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। बिल्कुल। आज हम कई जरूरी मुद्दों पर गहराई से बात करेंगे, पॉलिटी से लेकर इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस तक। हर पहलू को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। और आज की जो सबसे बड़ी और मैं कहूँगा सबसे ज्यादा बहस छेड़ने वाली खबर है वो पॉलिटी और गवर्नेंस से ही आ रही है। हाँ, आज की सबसे बड़ी खबर उड़ीसा हाई कोर्ट से है, जहां 2 चाइल्ड पॉलिसी पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। ये 2 चाइल्ड पॉलिसी का मामला क्या है और उड़ीसा हाई कोर्ट ने इस पर ऐसा क्या कह दिया है जिससे इतनी चर्चा हो रही है? तो देखिए, हुआ ये है कि 30 जनवरी 2026 को उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी। ये याचिका एक ग्राम पंचायत सदस्य ने दायर की थी। अच्छा, एक ग्राम पंचायत सदस्य की याचिका। उन्हें कोई समस्या थी? हाँ, समस्या ये थी कि उन्हें 2 से ज्यादा बच्चे होने की वजह से डिस्क्वालीफाई मतलब अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते थे या पद पर नहीं बने रह सकते थे। ओके, तो उन्होंने अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को कोर्ट में चुनौती दी थी। और ये कार्रवाई किस कानून के तहत हुई थी? ये कार्रवाई हुई थी ओडिशा ग्राम पंचायत एक्ट 1964 के सेक्शन 25(1)(v) के तहत। ये सेक्शन साफ साफ कहता है कि अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो पंचायत सदस्य के पद के लिए अयोग्य होगा। तो कोर्ट ने इस डिस्क्वालिफिकेशन को सही ठहराया? बिल्कुल सही ठहराया। और कोर्ट ने जो तर्क दिया उसे समझना यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या तर्क था कोर्ट का? जस्टिस कृष्णा श्रीपाद दीक्षित और जस्टिस चित्तरंजन दास की बेंच ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण यानी पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक सरकारी नीति का मामला नहीं है। तो फिर ये क्या है अगर सिर्फ एक नीति नहीं है तो? कोर्ट ने इसे व्यक्ति की गरिमा यानी इंडिविजुअल डिग्निटी और कल्याणकारी शासन वेलफेयर गवर्नेंस की प्रभावशीलता से जोड़ा। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब जनसंख्या नियंत्रण और व्यक्ति की गरिमा, इन दोनों में क्या कनेक्शन है? कोर्ट ने इसे कैसे समझाया? उन्होंने कहा कि जब आबादी बेतहाशा बढ़ती है तो देश के संसाधनों पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। स्कूल, अस्पताल, नौकरियां, साफ पानी, सब कुछ कम पड़ने लगता है। सही बात है। और जब संसाधन कम होते हैं तो सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका फायदा हर व्यक्ति तक ठीक से नहीं पहुंच पाता। इससे हर व्यक्ति का जीवन स्तर प्रभावित होता है, उसकी गरिमा प्रभावित होती है। समझ गया। तो कोर्ट का नजरिया ये है कि एक विशाल अनियंत्रित आबादी असल में हर एक नागरिक के सम्मान के साथ जीने के अधिकार को कमजोर करती है। ये बहुत ही गहरा और शक्तिशाली तर्क है। एग्जैक्टली। और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जनसंख्या नियंत्रण जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों में एक उदाहरण पेश करें। अच्छा, तो ये यूपीएससी के लिहाज से कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, ये सीधा सीधा जीएस पेपर 2 से जुड़ता है, जहां हम स्टैट्यूटरी बॉडीज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ते हैं। ये केस सिखाता है कि कैसे एक सांविधिक निकाय के कानून को सामाजिक लक्ष्य हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और जीएस पेपर 1 से भी तो इसका लिंक है। हाँ, जीएस पेपर 1 में पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज का जो टॉपिक है उसके लिए ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक नीतियों को लागू करने के लिए कोअर्सिव यानी कुछ हद तक बाध्यकारी मानदंडों का इस्तेमाल होता है। और ये एक बहुत बड़ी बहस को भी जन्म देता है। रिप्रोडक्टिव राइट्स यानी प्रजनन के अधिकार और राज्य के व्यापक हितों के बीच संतुलन का सवाल। बिल्कुल, यही वो मल्टी डिमेंशनल एनालिसिस है जो मेंस के आंसर में अच्छे नंबर दिलाता है। अब थोड़ा इस कानून के बैकग्राउंड में चलते हैं। उड़ीसा के कानून में ये नियम कब से है? ये नियम 1994 में जोड़ा गया था और इसके लिए एक कट ऑफ तारीख भी तय की गई थी। कट ऑफ तारीख, उसका क्या मतलब है? कट ऑफ तारीख का मतलब है कि उस तारीख के बाद अगर आपका तीसरा बच्चा पैदा होता है तो ये नियम आप पर लागू होगा। और ये तारीख थी 21 अप्रैल 1995।
21 अप्रैल 1995। तो कोर्ट ने इस तारीख को बहुत गंभीरता से लिया। बहुत ज्यादा। कोर्ट ने कहा कि ये तारीख पत्थर की लकीर है, इसके बाद पैदा हुए बच्चों को गिना जाएगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। याचिकाकर्ता ने एक दलील दी थी कि उसे इस नियम के बारे में पता ही नहीं था। इसका क्या हुआ? हाँ, ये एक बहुत ही क्लासिक दलील है, लेकिन कोर्ट ने यहाँ एक पुराने और बहुत महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत का इस्तेमाल किया। वो क्या है? उसे कहते हैं इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। ये एक लैटिन सिद्धांत है। इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट, इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि मुझे कानून पता नहीं था। खासकर तब जब आप खुद एक लॉ मेकर हों, एक जनप्रतिनिधि हों। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि एक नागरिक से और खास तौर पर एक जनप्रतिनिधि से ये उम्मीद की जाती है कि वो देश के कानूनों को जाने। आप सिस्टम का हिस्सा बनकर सिस्टम के नियमों से अनजान होने का दावा नहीं कर सकते। सही बात है। अच्छा, क्या ऐसे कानून सिर्फ उड़ीसा में ही हैं या और भी राज्यों में हैं? नहीं, ये सिर्फ उड़ीसा तक सीमित नहीं है। राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, कई राज्यों में स्थानीय चुनावों के लिए ऐसे ही नियम मौजूद हैं। और इन सभी कानूनों के पीछे की मूल भावना क्या है? इन सबके पीछे की जो मूल भावना है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से आती है। पंचायती राज वाला संशोधन? हाँ, वही। उस संशोधन का लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य था स्थानीय निकायों को, यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं को, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की योजनाओं का केंद्र बनाना। और जनसंख्या नियंत्रण को उसी बड़े लक्ष्य का एक हिस्सा माना गया? एकदम सही। ये माना गया कि अगर स्थानीय नेता ही इस मुद्दे पर गंभीर नहीं होंगे तो जमीनी स्तर पर जागरूकता कैसे आएगी? यहाँ पे कोर्ट ने कुछ दिलचस्प टिप्पणियां भी की, कुछ बड़े विचारकों का जिक्र किया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने अपने फैसले को और वजन देने के लिए थॉमस मैल्थस की थ्योरी का जिक्र किया। मैल्थुसियन थियरी, इसे जरा आसान शब्दों में समझाइए। देखिए, माल्थस ने बहुत पहले ये सिद्धांत दिया था कि किसी भी देश की जनसंख्या जो है वो एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ती है, यानी दोगुनी रफ्तार से, जैसे 2, 4, 8, 16। और खाना? जबकि खाद्य आपूर्ति यानी अनाज का उत्पादन लीनियर रेट से बढ़ता है, जैसे 2, 3, 4, 5, एक सीधी रेखा में। तो एक समय ऐसा आएगा जब आबादी बहुत ज्यादा होगी और खाना बहुत कम? बिल्कुल। और इससे सामाजिक संकट, भुखमरी और अस्थिरता पैदा होगी। कोर्ट ने इस थियोरी का हवाला देते हुए कहा कि भारत को इस स्थिति से बचना होगा। और भी किसी का जिक्र था? हाँ, कोर्ट ने विंस्टन चर्चिल की एक बहुत ही विवादास्पद टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था, इंडिया इज नॉट अ नेशन बट अ मियर पॉपुलेशन। ये तो काफी कठोर टिप्पणी है। लेकिन कोर्ट ने इसका इस्तेमाल ये बताने के लिए किया कि भारत को इस छवि से बाहर निकलना है और एक मजबूत व्यवस्थित राष्ट्र बनना है, न कि सिर्फ एक भीड़। और एक और दार्शनिक का नाम भी था शायद। हाँ, बर्ट्रैंड रसेल। कोर्ट ने रसेल की चेतावनी का जिक्र किया कि जनसंख्या विस्फोट हाइड्रोजन बम से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बाप रे! मतलब कोर्ट ने इस मुद्दे को बहुत ही गंभीर और राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर का माना है। निश्चित रूप से। उन्होंने इसे एक व्यक्ति की पसंद नापसंद से ऊपर उठाकर राष्ट्र के भविष्य से जोड़ दिया। अब इस पूरे मुद्दे का एक मल्टी डायमेंशन एनालिसिस करते हैं, जैसा मेंस के लिए जरूरी है। पॉलिटिकल डायमेंशन से शुरू करते हैं। पॉलिटिकल डायमेंशन ये है कि स्थानीय प्रतिनिधि समाज के लिए रोल मॉडल होते हैं। जब वो खुद परिवार नियोजन अपनाते हैं तो समाज में एक सकारात्मक संदेश जाता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है। हाँ, और वो बहुत जरूरी है। आलोचक कहते हैं कि यह नियम हाशिए पर मौजूद लोगों को, जैसे कि गरीबों, दलितों, आदिवासियों को निशाना बनाता है, जिनकी परिवार नियोजन के साधनों तक पहुंच कम हो सकती है। तो क्या यह नियम एक तरह से उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर नहीं कर रहा? यही सबसे बड़ा सवाल है। ये एक तरह का विरोधाभास है। आप एक सामाजिक लक्ष्य के लिए एक लोकतांत्रिक अधिकार को सीमित कर रहे हैं। अब इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन देखते हैं। प्रशासनिक तौर पर कोर्ट ने ये सुनिश्चित किया कि कानून के इरादे को कमजोर न किया जा सके। जैसे कुछ लोग कानून से बचने के लिए अपने तीसरे बच्चे को गोद देने का नाटक कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे लूप होल्स का इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि इस तरह के कानूनी लूप होल्स का इस्तेमाल करके कानून के इरादे को ओटियोस यानी निरर्थक नहीं बनाया जा सकता। प्रशासन को ये देखना होगा कि कानून की आत्मा का पालन हो, न कि सिर्फ शब्दों का।
और एथिकल डायमेंशन क्या है इसका? एथिकल डायमेंशन ये है कि कोर्ट ने कहा कि एक जाइगैंटिक पॉपुलेशन यानी एक विशाल आबादी व्यक्ति की गरिमा को कम करती है। यहाँ पर व्यक्तिगत अधिकार बनाम सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी की बहस सामने आती है। मतलब क्या मेरा परिवार कितना बड़ा हो ये सिर्फ मेरा निजी फैसला है या समाज के प्रति भी मेरी कोई जिम्मेदारी है? बिल्कुल, कोर्ट का फैसला सामूहिक जिम्मेदारी के पक्ष में झुकता हुआ दिखता है। इस मामले में कुछ डेटा भी सामने आया है जो जरूरी हो सकता है। हाँ, UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का अनुमान है कि 2050 तक भारत की आबादी 1.7 बिलियन हो सकती है। ये आंकड़ा इस मुद्दे की गंभीरता को दिखाता है। और वो कट ऑफ तारीख एक बार फिर से बता दीजिए। 21 अप्रैल 1995। 21 अप्रैल 1995 ये तारीख प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इस पूरे मुद्दे पर आगे की राह, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखिए, कोर्ट ने खुद सुझाव दिया है कि संस्थाओं को जनसंख्या स्थिरता के लिए सक्रिय रूप से काम करना होगा। सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन जैसे दंडात्मक उपायों पर निर्भर रहना काफी नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? एक व्यापक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की जरूरत है जो प्रोत्साहन और सशक्तिकरण पर आधारित हो। मतलब लोगों को डराने के बजाय उन्हें शिक्षित किया जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए और छोटे परिवार के फायदों के बारे में जागरूक किया जाए। मतलब कोवर्सिव से परसुएसिव मॉडल की तरफ जाना होगा। एकदम सही। यही एक टिकाऊ और लोकतांत्रिक समाधान हो सकता है। तो ये था उड़ीसा हाई कोर्ट का फैसला। अब पॉलिटी और गवर्नेंस से जुड़ी एक और खबर पर चलते हैं जो उच्च शिक्षा से संबंधित है। हाँ, ये खबर सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC के एक नए नियम पर रोक लगा दी है। UGC के नियम पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, मामला क्या है? मामला जुड़ा है UGC प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 से। सुप्रीम कोर्ट ने इनके कार्यान्वयन पर, मतलब इनको लागू करने पर रोक लगा दी है। लेकिन रोक क्यों लगाई? इन नियमों में ऐसा क्या था? इन नियमों में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति आधारित भेदभाव की जो परिभाषा दी गई थी, उस पर विवाद हो गया। परिभाषा पर विवाद? ऐसा क्यों? आलोचकों का मानना था कि ये परिभाषा या तो बहुत ज्यादा व्यापक थी, मतलब इसका दायरा बहुत बड़ा था, या फिर ये उच्च शिक्षा संस्थानों में जैसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अनावश्यक सामाजिक टकराव पैदा कर सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से वेट एंड वॉच का नजरिया अपनाया। बिल्कुल, ये न्यायपालिका की सावधानी को दर्शाता है। वे नहीं चाहते कि कोई भी नया सामाजिक नियम बिना उसके प्रभाव की पूरी तरह से जांच किए लागू हो जाए, खासकर जब वो समाज में विभाजन पैदा कर सकता हो। ये UPSC के लिए क्यों जरूरी है? ये GS पेपर 2 के लिए बहुत ज़रूरी है, जहां हम सोशल जस्टिस और रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं। UGC एक नियामक निकाय है और ये मामला दिखाता है कि कैसे वो सामाजिक न्याय को लागू करने की कोशिश कर रहा है और उसमें क्या चुनौतियां आ रही हैं। और GS पेपर 4 एथिक्स से भी तो इसका जुड़ाव है। हाँ, ये GS पेपर 4 के लिए एक केस स्टडी है जो सामाजिक समानता जैसे नैतिक मूल्य को कानून में ढालने की चुनौतियों को दिखाती है। मतलब इरादा अच्छा हो सकता है, लेकिन उसे लागू करने का तरीका भी सही होना चाहिए। UGC ने ये नए नियम क्यों बनाए थे? क्या पुराने नियम काफी नहीं थे? UGC ने 2012 के नियमों को आधुनिक बनाने की कोशिश की थी, लेकिन 2026 के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव था। वो क्या था? में दंडात्मक उपाय यानी प्यूनिटिव मेजर्स थे। जैसे कि अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसे मिलने वाला केंद्रीय अनुदान यानी सेंट्रल ग्रांट्स रोका जा सकता था। ओह, ये तो बहुत बड़ा दंड है। हाँ, और इसी से प्रशासनिक अतिरेक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच का डर पैदा हो गया। लोगों को लगा कि UGC अपनी शक्तियों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो हम 2012 और 2026 के नियमों की एक छोटी सी तुलना कर सकते हैं। जरूर। 2012 के नियमों का जो फोकस था वो रोकथाम पर था, मतलब डिस्क्रिमिनेशन को होने से रोकने पर। और 2026 के नियम? 2026 के नियमों का फोकस सक्रिय निगरानी और दंडात्मक कार्यवाही पर था। मतलब सिर्फ रोकना नहीं, बल्कि दोषियों को सजा भी देना। मॉनिटरिंग के स्तर पर क्या फर्क था? 2012 में आंतरिक कॉलेज समितियां मॉनिटरिंग करती थीं, जबकि 2026 में एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति का प्रस्ताव था। और सजा पेनल्टी में क्या अंतर था? 2012 में ज्यादा से ज्यादा न्यूनतम प्रशासनिक चेतावनी दी जाती थी, लेकिन 2026 के नियमों में संस्थान की डिग्री को अमान्य करना और ऑनलाइन प्रोग्राम पर रोक लगाने जैसे कठोर दंड शामिल थे। समझ गया।
तो 2026 के नियम बहुत ज़्यादा सख्त थे और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले इस पर और विचार विमर्श की ज़रूरत है। बिल्कुल। इस खबर को संविधान के साथ कैसे जोड़कर देखना चाहिए? एस्पिरेंट्स को इसे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए। हाँ, आर्टिकल 15 भेदभाव का निषेध करता है और आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की बात करता है। ये नियम उन्हीं संवैधानिक मूल्यों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने का एक प्रयास थे। और मेंस के उत्तर में इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है? मेंस के उत्तर में इस केस का उपयोग उच्च शिक्षा में प्रोसीजरल वर्सेस सब्सटेंशियल सोशल जस्टिस पर चर्चा करने के लिए किया जा सकता है। ये प्रोसीजरल वर्सेस सब्सटेंशियल जस्टिस क्या होता है? प्रोसीजरल जस्टिस का मतलब है कि प्रक्रियाएं निष्पक्ष हों, सबको बराबर मौका मिले। सब्सटेंटिव जस्टिस का मतलब है कि सिर्फ प्रक्रिया ही नहीं बल्कि परिणाम भी निष्पक्ष हो, मतलब असल में समानता स्थापित हो। यूजीसी के नए नियम सब्सटेंटिव जस्टिस की तरफ एक बड़ा कदम थे, लेकिन शायद समाज अभी उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण। तो ये थी पॉलिटी और गवर्नेंस की दो बड़ी खबरें। अब रुक करते हैं अर्थव्यवस्था की ओर। और अर्थव्यवस्था में भी एक बहुत ही बुनियादी फाउंडेशनल बदलाव की तैयारी हो रही है। आप बात कर रही हैं बेस ईयर रिवीजन की। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसे हम MoSPI कहते हैं, उसने 30 जनवरी 2026 को चेन्नई में एक उच्च स्तरीय कार्यशाला, एक वर्कशॉप आयोजित की। और इस वर्कशॉप का मकसद क्या था? इसका मकसद 3 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI के लिए आधार वर्ष यानी बेस ईयर में संशोधन को अंतिम रूप देना है। GDP, IIP, CPI ये तीनों हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत बताने वाले सबसे बड़े मीटर हैं। GDP बताता है कि देश में कुल उत्पादन कितना हुआ। सही। IIP बताता है कि हमारी इंडस्ट्रीज कितना उत्पादन कर रही हैं और CPI बताता है कि महंगाई कितनी है, यानी रिटेल लेवल पर कीमतें कितनी बढ़ रही हैं। बिल्कुल। और इन तीनों को मापने के लिए एक बेंचमार्क चाहिए होता है, जिसे हम बेस ईयर कहते हैं। तो ये बेस ईयर बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये हर कुछ सालों में क्यों किया जाता है? इसे एक बहुत ही सरल एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आप एक शहर का नक्शा इस्तेमाल कर रहे हैं जो 10 साल पुराना है। ठीक है। उस 10 साल में शहर में नए फ्लाईओवर्स बन गए होंगे, नई मेट्रो लाइनें आ गई होंगी, नई कॉलोनियां बस गई होंगी। आपका पुराना नक्शा आपको सही रास्ता नहीं दिखा पाएगा। सही बात है। वो आउटडेटेड हो चुका है। बस। बेस ईयर भी अर्थव्यवस्था का एक नक्शा है और हर 10 साल में हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बदल जाती है कि पुराना नक्शा यानी पुराना बेस ईयर हमें अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर नहीं दिखा पाता। पिछला बेस ईयर कब बदला गया था? पिछला संशोधन 2015 में हुआ था, जब आधार वर्ष को 2004-05 से बदलकर 2011-12 किया गया था। तो अब 2011-12 भी पुराना हो चुका है। बहुत पुराना। सोचिए 2011-12 में भारत में 4G भी ठीक से नहीं आया था, UPI तो था ही नहीं, ज़ोमैटो, स्विगी, ओला, उबर ये सब या तो थे नहीं या बहुत छोटे थे। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स यानी संरचनात्मक बदलाव आ गए हैं। बिल्कुल। डिजिटल अर्थव्यवस्था का उदय, गिग वर्क का बढ़ना, मैन्युफैक्चरिंग में नई टेक्नोलॉजी का आना, इन सब बदलावों को पकड़ने के लिए बेस ईयर को अपडेट करना बहुत जरूरी है। तो इस बार इस प्रक्रिया में नया क्या है? सरकार इसे और बेहतर कैसे बना रही है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो डेटा इकट्ठा करने के लिए नए और बेहतर स्रोतों का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि GSTN। मतलब GST नेटवर्क, जहां से सारा टैक्स का डेटा मिलता है। हाँ, ये एक बहुत ही रिच डेटा सोर्स है जो बताता है कि कौन सी इंडस्ट्री कितना व्यापार कर रही है। इसके अलावा MCA 21 पोर्टल, जहां कंपनियों का डेटा होता है, उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। तो डेटा ज्यादा रियल टाइम और भरोसेमंद होगा। एकदम। और इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख के लिए, एक्सपर्ट ओवरसाइट के लिए बहुत बड़े-बड़े विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। जैसे कि इस वर्कशॉप में RBI के पूर्व गवर्नर डॉक्टर C रंगराजन और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष प्रोफ राजीव लक्ष्मण करंदीकर जैसे दिग्गज शामिल थे। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि ये सुनिश्चित करता है कि जो भी संशोधन हो रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो, जैसे कि UN सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स।
इससे हमारे डेटा की विश्वसनीयता दुनिया भर में बढ़ती है। अच्छा, इसके पीछे का जो गणित है, जो मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट है, उसे भी थोड़ा समझते हैं। ग्रोथ रेट का एक फॉर्मूला होता है ना? हाँ, एक बहुत ही सरल फॉर्मूला है, G इज इक्वल टू XT अपॉन XT माइनस 1, XT माइनस 1 इंटू 100। इसे जरा तोड़कर समझाइए। यहाँ G का मतलब है ग्रोथ रेट यानी विकास दर, XT का मतलब है वर्तमान वर्ष में संकेतक का मूल्य, जैसे इस साल की GDP। और XT-1? XT-1 का मतलब है पिछले या आधार वर्ष में संकेतक का मूल्य, मतलब बेस ईयर की GDP। तो हम बेस ईयर को क्यों बदल रहे हैं? इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या असर पड़ेगा? देखिए, फॉर्मूले में जो XT-1 है वो डिनोमिनेटर है यानी भाजक। जब हम इस डिनोमिनेटर को अपडेट करते हैं तो ये आज की आर्थिक वास्तविकता को बेहतर ढंग से दर्शाता है। इसका नतीजा क्या होता है? इससे विकास की जो कहानी है वो ज्यादा स्टेबल और सटीक लगती है। ऐसा नहीं लगता कि ग्रोथ अचानक बहुत ज्यादा या बहुत कम हो गई। ये अर्थव्यवस्था की सही चाल को पकड़ता है। तो प्रीलिम्स के लिए इस टॉपिक से क्या-क्या बातें याद रखनी है? पहली चीज मोस्पी, जो राष्ट्रीय आंकड़ों के लिए नोडल मंत्रालय है। दूसरी, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन NSC, जो सांख्यिकीय गुणवत्ता की देखरेख करने वाली सलाहकार संस्था है। और तीसरी और सबसे जरूरी, बेस ईयर की परिभाषा। ये वो बेंचमार्क है जिसके मुकाबले आर्थिक आंकड़ों की तुलना की जाती है, ताकि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के प्रभाव को हटाकर वास्तविक विकास, रियल ग्रोथ को मापा जा सके। बहुत बढ़िया। अब अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और खबर की ओर बढ़ते हैं, जो पेंशन सेक्टर से है। हाँ, ये खबर PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से जुड़ी है। उन्होंने एक नई योजना लॉन्च की है। क्या नाम है इस योजना का? इसका नाम है NPS स्वास्थ्य पेंशन योजना। NPS स्वास्थ्य पेंशन योजना। मतलब इसमें पेंशन और स्वास्थ्य दोनों जुड़े हैं। बिल्कुल, ये एक हेल्थ लिंक्ड पेंशन प्रोडक्ट है और इसे अभी एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट POC के रूप में पेश किया गया है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसे अभी एक छोटे पैमाने पर टेस्ट किया जा रहा है, ये देखने के लिए कि ये आइडिया काम करता है या नहीं। ये एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पहल है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, ये क्या होता है? रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक ऐसा सुरक्षित माहौल होता है जहां कंपनियां अपने नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को असली ग्राहकों के साथ, लेकिन एक नियंत्रित वातावरण में टेस्ट कर सकती हैं। इससे इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। समझ गया। तो इस NPS स्वास्थ्य पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसकी सबसे खास बात है पार्शियल विड्रॉल्स की सुविधा। मतलब बीच में पैसा निकाल सकते हैं? हाँ, एक निश्चित राशि जमा होने के बाद जो सब्सक्राइबर्स हैं वो चिकित्सा खर्चों के लिए, मतलब मेडिकल इमरजेंसी के लिए, अपने जमा पैसे का 25% तक निकाल सकते हैं। और इसकी कोई ऊपरी सीमा होगी? नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं होगी कि आप कितनी बार निकाल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी राहत है। और अगर कोई बहुत गंभीर बीमारी हो जाए तो? उसके लिए भी प्रावधान है। उसे क्रिटिकल केयर सपोर्ट कहा गया है। अगर किसी गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च आपकी कुल जमा राशि के 70% से ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा? तो आपको 100% एक मुश्त निकासी की अनुमति होगी। आप अपना सारा पैसा इलाज के लिए एक बार में निकाल सकते हैं। ये तो वाकई में बहुत बड़ा और जरूरी फीचर है। इस योजना का रणनीतिक उद्देश्य क्या है? PFRDA ऐसा क्यों कर रहा है? ये लॉन्जेविटी रिस्क को संबोधित करता है। लॉन्जेविटी रिस्क, ये क्या होता है? लॉन्जेविटी रिस्क का मतलब है कि लोग अपनी बचत से ज्यादा जी जाते हैं। मतलब आपकी उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन आपका बचाया हुआ पैसा खत्म हो रहा है, खासकर बढ़ते स्वास्थ्य खर्चों की वजह से। ये योजना उसी जोखिम को कम करती है। और इसका कोई और बड़ा संदर्भ है? हाँ, ये रेनबो इकोनॉमी की अवधारणा के अनुरूप है। रेनबो इकोनॉमी, ये एक नया टर्म है। रेनबो इकोनॉमी का मतलब है जीवन के विभिन्न चरणों की जरूरतों के लिए विविध वित्तीय उत्पाद बनाना। जैसे इंद्रधनुष में अलग अलग रंग होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के अलग अलग पड़ाव होते हैं। जवानी, अधेड़ उम्र, बुढ़ापा, और हर पड़ाव की वित्तीय जरूरतें अलग होती हैं। ये योजना बुढ़ापे की जरूरतों को पूरा करती है। बहुत ही शानदार। तो हमने देखा कि भारत अपने आंतरिक नियमों को, अपनी आर्थिक समझ को और अपनी सामाजिक सुरक्षा को कैसे मजबूत कर रहा है। अब देखते हैं कि वैश्विक मंच पर भारत अपने रिश्तों के नियम कैसे बदल रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला क्षेत्र है पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया। बिल्कुल, यहाँ भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और वो एक बहुत ही कुशल बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। इसी से जुड़ी एक बड़ी बैठक हुई है हाल ही में। हाँ, 30 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत ने की। दूसरी भारत अरब बैठक,
इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? इसका रणनीतिक महत्व क्या है? इसका महत्व इसकी टाइमिंग में छिपा है। ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षित इजराइल यात्रा से ठीक पहले हुई है। अच्छा, तो ये भारत के कूटनीतिक संतुलन साधने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। एक तरफ आप अरब देशों के साथ बैठक कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इजराइल की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, जो अरब देशों का प्रतिद्वंदी है। ये बहुत ही नाजुक संतुलन है। इसी को तो डी-हाइफिनेशन की नीति कहते हैं ना? हाँ, और अब विशेषज्ञ इसे डी-हाइफिनेशन 2.0 कह रहे हैं। 2.0 मतलब इसका एक नया, ज्यादा विकसित रूप। हाँ, पहले डी-हाइफिनेशन का मतलब था कि भारत इजराइल और फिलिस्तीन के साथ अपने रिश्तों को अलग-अलग देखेगा। हाँ। अब इसका दायरा बड़ा हो गया है। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब है कि भारत इजराइल के साथ अपने संबंधों और पूरे अरब जगत, जिसमें 22 देश हैं, उनके साथ अपने संबंधों को अलग-अलग देखता है। एक के साथ दोस्ती, दूसरे के साथ दुश्मनी की कीमत पर नहीं होगी। और भारत ये संतुलन साधने में कामयाब हो रहा है। हाँ, और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इस बैठक में 22 सदस्य अरब लीग के प्रतिनिधि तो थे ही, साथ में फिलिस्तीन के विदेश मंत्री भी शामिल थे। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये भारत की विश्व बंधु की भूमिका को मजबूत करता है। ये दिखाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो सभी पक्षों से बात कर सकता है, जो एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। इस बैठक में किन प्रमुख मुद्दों पर बात हुई? एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था गाजा का पुनर्निर्माण। फिलिस्तीन ने गाजा में बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण के लिए भारत की विशेषज्ञता मांगी है। और भारत के पास इसमें अनुभव भी है, जैसे अफगानिस्तान में हमने काफी काम किया है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा मुद्दा था ऊर्जा सुरक्षा, यानी एनर्जी सिक्योरिटी। पश्चिम एशिया में जो अस्थिरता है, उसके बीच ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता कैसे बनाई रखी जाए, इस पर गंभीर चर्चा हुई। इस क्षेत्र से भारत के रिश्ते इतने गहरे क्यों हैं? कुछ आंकड़े हमारे पास। हाँ, और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पहला है रेमिटेंसेस, यानी वो पैसा जो विदेश में काम करने वाले भारतीय अपने घर भेजते हैं। इसका आंकड़ा क्या है? वित्तीय वर्ष 2025 में ये 135.4 बिलियन डॉलर था। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। और दूसरा कारण तो ऊर्जा ही होगा। हाँ, हमारी ऊर्जा सुरक्षा बहुत हद तक इस क्षेत्र पर निर्भर है। हालांकि भारत अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए स्रोतों में विविधता ला रहा है और अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी बना रहा है, लेकिन अभी भी ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिम एशिया में भारत की बढ़ती भूमिका का एक और उदाहरण सऊदी अरब के साथ हमारे रिश्ते हैं। बिल्कुल। पहले भारत और सऊदी अरब के रिश्ते सिर्फ तेल तक सीमित थे, एक क्रेता और विक्रेता का रिश्ता। लेकिन अब वो बदल रहा है। अब वो पूरी तरह बदल चुका है। हाल ही में रियाद में तीसरी भारत सऊदी अरब सुरक्षा कार्य समूह की बैठक हुई। सुरक्षा कार्य समूह की बैठक मतलब अब फोकस सुरक्षा पर है। हाँ, इस बैठक का फोकस था आतंकवाद का मुकाबला, यानी काउंटर टेररिज्म, और डिजिटल स्पेस में कट्टरपंथ जैसे उभरते खतरों पर मिलकर काम करना। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। ये द्विपक्षीय संबंधों में एक पैराडाइम शिफ्ट का संकेत है। हम क्रेता विक्रेता की गतिशीलता से रणनीतिक सुरक्षा साझेदारी की ओर बढ़ चुके हैं। और यूपीएससी के लिए इसे हम भारत की किस नीति के तहत देख सकते हैं? ये भारत के लिंक वेस्ट नीति का एक प्रमुख उदाहरण है। जैसे हमारी लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट नीति है, वैसे ही पश्चिम के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए ये लिंक वेस्ट नीति है। तो कुल मिलाकर भारत पश्चिम एशिया में एक बहुत ही सदी हुई, मैच्योर और बहुआयामी विदेश नीति पर चल रहा है। एकदम। ये नए भारत की आत्मविश्वास से भरी विदेश नीति का प्रतीक है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से आगे बढ़ते हैं और पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र की खबरों पर आते हैं। और यहाँ सबसे पहली खबर भारतीय वायुसेना के एक शानदार ऑपरेशन से जुड़ी है। कहाँ हुआ ये ऑपरेशन? ये ऑपरेशन हुआ अरुणाचल प्रदेश की लोहित घाटी में। और ऑपरेशन क्या था? आईएएफ ने 30 जनवरी 2026 को लोहित घाटी में लगी एक भीषण जंगल की आग पर सफलतापूर्वक काबू पाया। अच्छा, तो ये एक अग्निशमन अभियान था। आईएएफ ने ये कैसे किया? इसके लिए MI-17V5 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया। और ये ऑपरेशन कितना मुश्किल था? ये बहुत ज्यादा मुश्किल था। ये ऑपरेशन लगभग 9,500 फीट की ऊंचाई पर किया गया। हेलीकॉप्टरों ने आग बुझाने के लिए लगभग 12,000 लीटर पानी गिराया। 9,500 फीट की ऊंचाई, ये तो बहुत ज्यादा है। यूपीएससी के लिहाज से इस ऑपरेशन की चुनौतियों को कैसे समझें? देखिए, इसमें कई ऑपरेशनल चैलेंजेस थे। सबसे पहला, 9,500 फीट की ऊंचाई पर हवा बहुत पतली होती है,
जिसे रेरिफाइड हिमालयन एयर कहते हैं। इसका हेलीकॉप्टर पर क्या असर पड़ता है? पतली हवा में हेलीकॉप्टर की उठाने की क्षमता यानी लिफ्ट कैपेसिटी और इंजन का प्रदर्शन दोनों में काफ़ी कमी आ जाती है। ऐसे में भारी बाल्टी में पानी लेकर उड़ना और उसे सटीक जगह पर गिराना बहुत खतरनाक और मुश्किल काम है। और इस इलाके की इकोसिस्टम सेंसिटिविटी भी एक बड़ा फैक्टर होगी। बिल्कुल। लोहित घाटी एक बहुत ही नाजुक एल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। यहाँ की जंगल की आग से सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं चलते, बल्कि जैव विविधता का भी भारी नुकसान होता है। और इसका एक और असर होता है जो ग्लेशियरों से जुड़ा है। हाँ, आग से जो ब्लैक कार्बन यानी काली राख निकलती है, वो हवा में उड़कर आसपास के ग्लेशियरों पर जम जाती है। और काली सतह तो ज्यादा गर्मी सोखती है। सही पकड़ा। इससे ग्लेशियरों का पिघलना और भी तेज हो जाता है। तो ये सिर्फ एक जंगल की आग नहीं है, इसका असर पूरे हिमालयी इकोसिस्टम पर पड़ता है। ये मिशन आईएएफ की किस भूमिका को रेखांकित करता है? ये मिशन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR में IAF की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। ये दिखाता है कि हमारी वायुसेना सिर्फ सीमाओं की रक्षा ही नहीं करती, बल्कि देश के अंदर आने वाली आपदाओं से भी लड़ती है। पर्यावरण से जुड़ी एक और बड़ी खबर नीतिगत स्तर पर है। हाँ, कचरा प्रबंधन को लेकर सरकार ने नए और सख्त नियम जारी किए हैं। क्या है ये नए नियम? पर्यावरण मंत्रालय ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 यानी SWM रूल्स 2026 को अधिसूचित किया है। ये 2016 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। और ये कब से लागू होंगे? ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। इन नए नियमों में खास क्या है? इनकी मूल भावना क्या है? इनमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को शामिल किया गया है जो आज पूरी दुनिया में अपनाए जा रहे हैं। वो कौन से सिद्धांत हैं? पहला है सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था, और दूसरा है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR, विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व। सर्कुलर इकोनॉमी का क्या मतलब है? सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है कि हम टेक मेक डिस्पोज वाले लीनियर मॉडल को छोड़ दें। मतलब सामान लिया, बनाया, इस्तेमाल किया और फेंक दिया, ये बंद हो। तो फिर क्या हो? इसकी जगह हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल वाले मॉडल पर चलें। मतलब हर चीज को संसाधन माना जाए और कचरे को कम से कम किया जाए। और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR का क्या मतलब है? EPR एक क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि जो कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, जैसे कि एक मोबाइल फोन या प्लास्टिक की बोतल, तो उस प्रोडक्ट के जीवन के अंत में, यानी जब वो कचरा बन जाएगा, तो उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी भी उसी कंपनी की होगी। अरे वाह, ये तो गेम चेंजर है। मतलब अब कंपनी को प्रोडक्ट बनाते समय ही सोचना पड़ेगा कि जब ये खराब हो जाएगा तो इसका क्या होगा। बिल्कुल। इससे कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन करने के लिए प्रोत्साहित होंगी जिन्हें रिसाइकिल करना आसान हो। तो हम 2016 और 2026 के नियमों की एक तुलना कर सकते हैं। जरूर। 2016 के नियमों का जो फोकस था वो सिर्फ कचरा संग्रहण और निपटान पर था। मतलब कचरा उठाओ और लैंडफिल में डाल दो। और 2026 के नियम? 2026 के नियमों का फोकस संसाधन पुनर्प्राप्ति यानी रिसोर्स रिकवरी और चक्रीयता पर है। मतलब कचरे से संपद बनाना। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही में क्या फर्क आया है? 2016 में जवाबदेही मुख्य रूप से स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिकाओं पर थी, लेकिन 2026 में जवाबदेही निर्माताओं पर EPR के माध्यम से और बड़े कचरा उत्पादकों जैसे होटल्स और सोसाइटियों पर डाली गई है। और लक्ष्यों टारगेट्स में क्या बदलाव है? 2016 में लक्ष्य सामान्य स्वच्छता का था। 2026 में लक्ष्य 100% रिसाइकलिंग और जीरो लैंडफिल का है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। तो ये नियम भारत को एक स्वच्छ और स्थायी भविष्य की ओर ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। निश्चित रूप से ये स्वच्छ भारत मिशन को एक नई दिशा और नई ऊर्जा देंगे। चलिए अब चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में। और यहाँ की खबर भारत के ऊर्जा भविष्य से जुड़ी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा के बारे में है। आप बात कर रही हैं थोरियम की? हाँ, राष्ट्रीय ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए थोरियम ईंधन चक्र में तेजी लाने की बात हो रही है। और ये बात किसने कही है? ये बात कही है भारत के पूर्व परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल काकोडकर ने। उन्होंने साफ कहा है कि भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता का मार्ग थोरियम आधारित परमाणु कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाने में ही निहित है। ये थोरियम का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और भारत इस पर इतना जोर क्यों देता है? देखिए, इसे समझने के लिए पहले हमें भारत की परमाणु ऊर्जा की बाधा, द कंस्ट्रेंट को समझना होगा। और वो बाधा क्या है? बाधा ये है कि भारत के पास परमाणु बिजली बनाने के लिए जो मुख्य ईंधन है, यूरेनियम,
उसके भंडार बहुत सीमित है। हमें ज्यादातर यूरेनियम आयात करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास थोरियम बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। भारत के पास दुनिया के सबसे विशाल थोरियम भंडारों में से एक है। तो रणनीति, द स्ट्रैटेजी, ये है कि हम किसी तरह इस थोरियम का इस्तेमाल करके बिजली बनाएं। और यहीं पर भारत का 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम आता है। एकदम सही। ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का विजन था। इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम चरण पूरी तरह से थोरियम पर आधारित है। तो हम तीसरे चरण तक कैसे पहुंचेंगे? हम अपने मौजूदा प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स, जो हमारे पहले चरण के रिएक्टर्स हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे। कैसे? इन PHWRs का उपयोग थोरियम को यूरेनियम 233 U-233 में बदलने के लिए एक इरेडिएशन प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाएगा। मतलब हम थोरियम को इन रिएक्टर्स में डालकर उसे U-233 में बदलेंगे। अच्छा, तो थोरियम सीधे इस्तेमाल नहीं हो सकता, उससे पहले U-233 में बदलना पड़ता है। हाँ, क्योंकि थोरियम खुद एक विखंडनीय यानी फिसाइल मटेरियल नहीं है, लेकिन U-233 विखंडनीय है। और फिर इस U-233 का क्या होगा? इस U-233 का इस्तेमाल हमारे तीसरे चरण के रिएक्टर्स में किया जाएगा। हमारा लक्ष्य, द गोल है थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर स्थापित करना, जहां U-233 के विखंडन से ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो ये भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मेंस के लिए इसका क्या महत्व है? इसके 2 बड़े महत्व हैं। पहला, परमाणु ऊर्जा एक बेसलोड शक्ति स्रोत है। बेसलोड पावर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये 24 घंटे 7 दिन बिना रुके बिजली दे सकता है। ये सोलर या विंड पावर की तरह मौसम पर निर्भर नहीं है। ये बेसलोड पावर भारत को नेट जीरो 2070 का लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकती है। और दूसरा महत्व? दूसरा महत्व रणनीतिक है। थोरियम पर स्विच करने से यूरेनियम आयात के लिए हमारी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG पर निर्भरता कम होती है, जिससे हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सुनिश्चित होती है। बिल्कुल। हम अपनी ऊर्जा नीति के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। यही सच्ची ऊर्जा स्वतंत्रता है। साइंस एंड टेक से जुड़ी एक और खबर है जो बहुत ही भविष्य की बात करती है। हाँ, ये बाहरी अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कानून की चुनौतियों से जुड़ी है। मतलब जैसे जैसे इंसान चांद और मंगल पर जा रहा है, नए कानूनी सवाल खड़े हो रहे हैं। सही। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अंतरिक्ष में किए गए आविष्कार का मालिक कौन होगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। समस्या क्या है इसमें? समस्या ये है कि हमारे जो पेटेंट कानून है वो प्रादेशिक हैं। मतलब वो देश की सीमाओं में बंधे हैं। भारत का पेटेंट कानून भारत में लागू होता है, अमेरिका का अमेरिका में। लेकिन अंतरिक्ष तो किसी देश का नहीं है। बिल्कुल। आउटर स्पेस ट्रीटी साफ कहती है कि बाहरी अंतरिक्ष पूरी मानवता का प्रांत है, वो किसी एक देश की संपत्ति नहीं है। तो यहाँ टकराव हो रहा है। हाँ, मूल प्रश्न ये है कि अगर कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट नासा के बनाए चंद्र आधार पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी के उपकरण का इस्तेमाल करके कोई आविष्कार करता है, तो उस आविष्कार का मालिक कौन है? भारत, अमेरिका, यूरोप या वो एस्ट्रोनॉट खुद? ये तो बहुत ही पेचीदा सवाल है। इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान ये है कि हमें एक नए मल्टीनेशनल स्पेस IP फ्रेमवर्क की जरूरत है। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून जो ये तय करे कि अंतरिक्ष में किए गए आविष्कारों के बौद्धिक संपदा अधिकार कैसे निर्धारित होंगे, ताकि अंतरिक्ष सीमा में नवाचार पर किसी एक देश का एकाधिकार न हो सके। एकदम सही। ये भविष्य की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और कानूनी चुनौती है। तो ये था विज्ञान और प्रौद्योगिकी का खंड। अब चलते हैं आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय की ओर। और आंतरिक सुरक्षा में एक बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है जो सत्ता के दुरुपयोग से जुड़ा है। आप तेलंगाना के फोन टैपिंग मामले की बात कर रही हैं? हाँ, इस मामले की जांच के लिए एक 9 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई गई है और उसने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव KCR को नोटिस दिया है। किस धारा के तहत नोटिस दिया गया है? उन्हें CRPC की धारा 160 के तहत नोटिस दिया गया है पूछताछ के लिए। इस मामले के नैतिक और प्रशासनिक निहितार्थ क्या हैं? ये UPSC के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये मामला प्रिवेसी वर्सेस स्टेट सिक्योरिटी की क्लासिक बहस को सामने लाता है। नागरिकों की निजता का अधिकार और राज्य की सुरक्षा की जरूरत, इन दोनों के बीच संतुलन कहाँ होना चाहिए? आरोप क्या है? आरोप ये है कि पिछली सरकार के समय स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो SIB ने अवैध रूप से
राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों, व्यापारियों और पत्रकारों की निगरानी के लिए सरकारी गैजेट्स का इस्तेमाल किया। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। और इससे भी गंभीर आरोप ये है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद सबूतों को नष्ट करने के लिए इंटेलिजेंस यूनिट की हार्ड डिस्क को नष्ट कर दिया गया। तो इससे क्या सबक मिलता है? इससे यह सबक मिलता है कि हमारी खुफिया एजेंसियों में डिजिटल एविडेंस SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का होना कितना जरूरी है ताकि सबूतों के साथ इस तरह की छेड़छाड़ ना हो सके। और इस मामले में कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ का क्या पहलू है? देखिए, SIT ने CRPC की धारा 160 का इस्तेमाल किया है। ये धारा पुलिस को गवाहों को बुलाने की शक्ति देती है। इसमें कुछ खास है? हाँ, इस धारा में एक प्रावधान है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों या महिलाओं से उनके निवास स्थान पर जाकर पूछताछ की जा सकती है। KCR की उम्र 65 से ज्यादा है। इस प्रावधान का पालन करना दिखाता है कि उच्च प्रोफाइल जांच में भी प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, प्रोसीजरल फेयरनेस की जरूरत होती है। तो ये केस GS पेपर 2 गवर्नेंस और GS पेपर 4 एथिक्स दोनों के लिए एक अच्छी केस स्टडी है। बिल्कुल। अब सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस से जुड़ी एक सकारात्मक खबर पर आते हैं। हाँ, ये खबर नीति आयोग से है, जिसने संपूर्णता अभियान 2.0 लॉन्च किया है। संपूर्णता अभियान 2.0, इसका उद्देश्य क्या है? ये एक 3 महीने का अभियान है जो 28 जनवरी से 14 अप्रैल 2026 तक चलेगा। और इसका लक्ष्य? इसका लक्ष्य देश के 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आकांक्षी जिलों और 513 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, आकांक्षी ब्लॉकों में जो प्रमुख विकास संकेतक हैं, उनका 100% सैचुरेशन यानी संतृप्ति हासिल करना है। 100% सैचुरेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन पिछड़े इलाकों में हर एक योग्य व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, जैसे हर बच्चे का टीकाकरण हो, हर गर्भवती महिला को पोषण मिले, हर घर में शौचालय हो। और ये GS पेपर 2 से कैसे जुड़ता है? ये अभियान आउटकम बेस्ड गवर्नेंस, परिणाम आधारित शासन का एक प्रमुख उदाहरण है। आउटकम बेस्ड गवर्नेंस? हाँ, इसका मतलब है कि सरकार का ध्यान सिर्फ धन आवंटित करने पर नहीं है कि हमने योजना के लिए इतने 1000 करोड़ दे दिए। तो फिर ध्यान किस पर है? ध्यान इस पर है कि उस पैसे से जमीन पर परिणाम प्राप्त हुए या नहीं। मतलब आउटले से ज्यादा आउटकम पर फोकस है। ये शासन में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव है। तो ये अभियान भारत के सबसे वंचित क्षेत्रों में विकास को गति देने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। निश्चित रूप से। चलिए अब आज के विश्लेषण के अंतिम खंड की ओर बढ़ते हैं और कुछ संक्षिप्त समाचारों पर नजर डालते हैं। जरूर। सबसे पहले संस्कृति और विरासत से एक अच्छी खबर है। बताइए। उड़ीसा का डायमंड ट्रायंगल बौद्ध स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची यानी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हो गया है। डायमंड ट्रायंगल, इसमें कौन कौन से स्थल आते हैं? इसमें 3 स्थल आते हैं, रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी। और इनका महत्व क्या है? ये स्थल इसलिए अनूठे हैं क्योंकि ये बौद्ध धर्म के तीनों प्रमुख स्कूलों हीनयान, महायान और वज्रायान के विकास को एक ही जगह पर दर्शाते हैं। कला की दृष्टि से यहाँ क्या खास है? यहाँ गांधार प्रभावित मूर्तियां और विशाल स्तूप मिले हैं जो उस समय की कला और वास्तुकला की उत्कृष्टता को दिखाते हैं। अब आज की खबरों से जुड़े कुछ एथिक्स के लिंकेज देख लेते हैं। हाँ, ये मेंस के GS पेपर 4 के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। केस 1, 2 चाइल्ड डिस्क्वालिफिकेशन। यहाँ क्या नैतिक प्रश्न उठता है? यहाँ नैतिक प्रश्न ये है कि क्या किसी व्यक्ति के परिवार के आकार के आधार पर उसके लोकतांत्रिक अधिकार को दंडित करना नैतिक रूप से उचित है? केस 2, सर्वेलेंस एंड पब्लिक ट्रस्ट। फोन टैपिंग जांच से क्या नैतिक सवाल उठता है? ये संस्थागत अखंडता पर सवाल उठाती है। क्या नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनी संस्थाओं का इस्तेमाल राजनीतिक हितों के लिए करना नैतिक है? ये जनता के विश्वास को तोड़ता है। और केस 3, हाई एल्टीट्यूड सैक्रिफाइस। लोहित घाटी में IAF के मिशन में कौन सा नैतिक कॉन्सेप्ट दिखता है? यहाँ हमें सुपर एरोगेटरी ड्यूटी का कॉन्सेप्ट दिखता है। सुपर एरोगेटरी ड्यूटी, ये क्या होता है? इसका मतलब है कर्तव्य की पुकार से भी परे जाकर काम करना। IAF के पायलटों का कर्तव्य देश की रक्षा करना है, लेकिन इतनी खतरनाक परिस्थितियों में जंगल की आग बुझाना उनके सामान्य कर्तव्य से कहीं बढ़कर है। ये निस्वार्थ सेवा का एक उदाहरण है। अब आज की खबरों में जो स्थान, व्यक्ति या रिपोर्ट चर्चा में रहे, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। स्थानों में लोहित घाटी अरुणाचल प्रदेश, IAF के अग्निशमन मिशन का स्थल
और डायमंड ट्रायंगल ओडिशा, जिसमें रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी शामिल हैं। व्यक्तियों में डॉक्टर सी रंगराजन, जिन्होंने मोएसपीआई की कार्यशाला की अध्यक्षता की। एक दुखद खबर है, पूर्व भारतीय हॉकी कोच माइकल नोब्स का निधन हो गया। और आज महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती भी मनाई गई। बहुत बढ़िया। अब हम अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट प्रीलिम्स और मेंस कॉर्नर पर आते हैं। चलिए पहले प्रीलिम्स के लिए कुछ क्विक रिवीजन फैक्ट्स देख लेते हैं। पहला फैक्ट, आज 30 जनवरी है, जिसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि है। दूसरा, सेक्शन 160 सीआरपीसी, ये गवाहों की उपस्थिति की आवश्यकता के लिए पुलिस की शक्ति से संबंधित है, जिसमें बुजुर्गों और महिलाओं के लिए अपवाद हैं। तीसरा, U-233, ये थोरियम से प्राप्त होने वाला एकमात्र विखंडनीय आइसोटोप है और ये भारत के परमाणु कार्यक्रम के चरण 3 के लिए महत्वपूर्ण है। चौथा, EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नए SWM नियम 2026 का मूल सिद्धांत है। पांचवा, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, संपूर्णता अभियान के तहत कुल 513 ब्लॉक पहचाने गए हैं। छठा, रत्नागिरी, ओडिशा, ये डायमंड ट्रायंगल का हिस्सा है और वज्रयान स्कूल से संबंधित एक प्रमुख बौद्ध स्थल है। सातवां, Mi-17V5, ये एक मध्यम लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल IAF ने अग्निशमन के लिए किया। और आठवां, बेस ईयर रिवीजन, ये मुद्रास्फीति के पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए बेंचमार्क को अद्यतन करने की प्रक्रिया है ताकि रियल ग्रोथ को मापा जा सके। बहुत अच्छा रिवीजन। अब मेंस के अभ्यास प्रश्नों की बारी। हाँ, आज हम 2 प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न GS पेपर 2 से है। स्थानीय निकायों में निर्वाचित पद के लिए योग्यता के रूप में 2 बच्चों का मानदंड एक 2धारी तलवार है जो जनसांख्यिकीय लक्ष्यों को लोकतांत्रिक समावेशिता के साथ संतुलित करती है। हाल के उड़ीसा उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में चर्चा करें। इस उत्तर की रूपरेखा क्या होनी चाहिए? परिचय में आपको सीधे उड़ीसा हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देना चाहिए और बताना चाहिए कि इसने इस बहस को फिर से केंद्र में ला दिया है। बॉडी में आपको 2 हिस्से बनाने होंगे। पहले हिस्से में इस मानदंड के पक्ष में तर्क दें, जैसे ये प्रतिनिधियों को रोल मॉडल बनाता है, जनसंख्या नियंत्रण के राष्ट्रीय लक्ष्य में मदद करता है और संसाधनों पर दबाव कम करता है। और दूसरे हिस्से में? दूसरे हिस्से में इसके विपक्ष में तर्क दें, जैसे यह हाशिए पर मौजूद वर्गों को लक्षित कर सकता है, यह प्रजनन अधिकारों में हस्तक्षेप है और यह महिलाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। निष्कर्ष में क्या लिखें? निष्कर्ष में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। आप लिख सकते हैं कि अनिवार्य अयोग्यता की बजाय सरकार को नज थ्योरी का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रोत्साहन के जरिए लोगों को छोटे परिवारों के लिए प्रेरित करना चाहिए, न कि उन्हें दंडित करना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न GS पेपर 3 से है। बताएं कि थोरियम ईंधन चक्र भारत की रणनीतिक ऊर्जा स्वतंत्रता की आधारशिला के रूप में कैसे काम कर सकता है? इसकी उत्तर रूपरेखा क्या होगी? परिचय में आपको भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय देना होगा और बताना होगा कि थोरियम इसका अंतिम लक्ष्य है। बॉडी में क्या आएगा? बॉडी में आपको विस्तार से बताना होगा। सबसे पहले बताएं कि भारत के पास थोरियम के विशाल भंडार है, लेकिन यूरेनियम सीमित है। फिर चरण 3 का तर्क समझाएं, कैसे PHWRS का उपयोग करके थोरियम को U-233 में बदला जाएगा। फिर बताएं कि इससे यूरेनियम के आयात पर निर्भरता कैसे कम होगी, जिससे NSG जैसे समूहों पर हमारी निर्भरता घटेगी और हमारी रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ेगी। और इसे और किन बिंदुओं से जोड़ सकते हैं? आप इसे ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और बेस लोड पावर के कॉन्सेप्ट से जोड़ सकते हैं। और निष्कर्ष? निष्कर्ष में इसे भारत के नेट जीरो 2070 के लक्ष्य के साथ लिंक करें और बताएं कि थोरियम चक्र इस लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। शानदार। अब आज के क्विज की बारी है। मैं 5 प्रश्न पूछूंगा। ठीक है। प्रश्न 1, SWM नियम 2026 किस मंत्रालय ने अधिसूचित किए हैं? A. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, B. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, C. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, D. नीति आयोग। इसका सही उत्तर है B. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। प्रश्न 2, डायमंड ट्रायंगल बौद्ध स्थल जिन्हें हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया, कहाँ स्थित हैं? A. बिहार, B. उत्तर प्रदेश, C. ओडिशा, D. आंध्र प्रदेश। सही जवाब है C. ओडिशा। प्रश्न 3,
PFRDA द्वारा प्रस्तावित NPS स्वास्थ्य पेंशन योजना के तहत सामान्य चिकित्सा खर्चों के लिए कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत निकाला जा सकता है? A 15%, B 25%, C 50%, D 75%। इसका सही उत्तर है B 25%। प्रश्न 4। Mi-17V5 हेलीकॉप्टर का उपयोग अरुणाचल प्रदेश की लोहित घाटी में लगभग कितनी ऊंचाई पर अग्निशमन के लिए किया गया था? A 5000 फीट, B 7500 फीट, C 9500 फीट, D 11000 फीट। सही उत्तर है C 9500 फीट। और अंतिम प्रश्न, प्रश्न 5। भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? A होमी जे भाभा, B CV रमन, C विक्रम साराभाई, D APJ अब्दुल कलाम। इसका सही उत्तर है A होमी जे भाभा। तो ये था आज का विस्तृत विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको हर टॉपिक की गहराई समझ में आई होगी। आज के मुख्य बातों को एक बार संक्षेप में दोहराते हैं। पॉलिटी में उड़ीसा HC का 2 चाइल्ड पॉलिसी पर फैसला डेमोक्रेटिक इंक्लूसिविटी और पॉपुलेशन कंट्रोल के बीच की नाजुक बहस को उजागर करता है। इकोनॉमी में GDP, IIP और CPI का बेस एयर रिवीजन हमारी अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर पेश करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में भारत पश्चिम एशिया में एक कुशल बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, जो इसकी बढ़ती वैश्विक भूमिका और रणनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है। और अंत में एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी में SWM रूल्स 2026 और थोरियम फ्यूल साइकिल, ये दोनों भारत के एक स्थायी और आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आज की पूरी चर्चा से एक विचार मेरे मन में आ रहा है। हमने देखा कि भारत हर क्षेत्र में नियम बना रहा है या पुराने नियमों को बदल रहा है, चाहे वो पंचायत के नियम हो, कचरे के नियम हो या अर्थव्यवस्था को मापने के नियम। पर क्या सिर्फ नियम बदल देना ही काफी है? यह असली चुनौती इन नए अच्छे इरादों वाले नियमों को जमीन पर उनकी सही भावना के साथ लागू करने की है। इस पर जरूर सोचिएगा। याद रखना, आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर यह सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को।